बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। इससे पहले जो हमने चैप्टर फिनिश किया था वो था हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने डाटा की क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा की रिप्रेजेंटेशन टेबल्स के थ्रू और अब हमने इसमें देखना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होगी जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की हमारे पास एवरेजेस होंगी। स्क्रीन शेयर हो रही। ओके, स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। डिफरेंट किस्म की हमारे पास एवरेजेस होंगी। टोटल 5 काइंड ऑफ एवरेजेस हैं, जिसमें हमारे पास बेसिक जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज है वो अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड, ये 5 काइंड हैं सेंट्रल टेंडेंसी की। इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डाटा की एक सिंगल वैल्यू है जो डाटा के ऑलमोस्ट सेंटर में या डाटा के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। हमारे पास एक गुड एवरेज जो है वो सेटिस्फैक्ट्री या गुड एवरेज कब होती है, ये उसके कुछ असूल हैं। रिगोरियसली डिफाइंड, यानी जो प्रॉपरली जिसको हम डिफाइंड कर सकें मैथमेटिकल तरीके से। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, एक ऐसी एवरेज जिसकी कैलकुलेशन में उसकी तमाम ऑब्जर्वेशन शामिल हों, वो गुड एवरेज कहलाएगी या सेटिस्फैक्ट्री एवरेज कहलाएगी। सिंपल टू अंडरस्टैंड, जिसको हम सिंपली इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड कर सकें। क्विकली एंड इजीली कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन में आसानी हो और जल्दी से हो जाए। अमेनेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जिस पर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया जा सके या मैथमेटिकली उसको डिफाइन किया जा सके। relatively stable in repeated sampling experiments, यानी उस पर जब हम रिपीटेड सैम्पलिंग करें तो बार बार रिजल्ट उसका बहुत ज्यादा डिफरेंट ना आए। नॉट unduly influenced by abnormal large or small observation, यानी जो डाटा के अंदर आउटलायर होते हैं वो ज्यादा उस पर इफेक्ट ना हो। आउटलायर यानी कोई मैक्सिमम वैल्यू डाटा के अंदर आ जाए जो बाकी डाटा से मुख्तलिफ हो, या स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए जो बाकी डाटा से मुख्तलिफ हो। ये एक वैल्यू भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती हैं, जो बाकी डाटा से डिफरेंट हो, उनको हम आउटलायर कहते हैं। तो सिंपली इस पॉइंट्स का ये हुआ कि आउटलायर को ज्यादा इफेक्ट जो है ये एवरेज ना करे। तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट हैं, जिस एवरेज में ये ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे होंगे वो सेटिस्फैक्ट्री एवरेज कहलाएगी। टाइप्स ऑफ एवरेज, अब पहले भी मैं ये बता चुका हूं स्टार्ट में कि पहले हमारे पास अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड। ये 5 टाइप जो है एवरेजेस की हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली सिंपल है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। इसके अंदर हमारे पास
sum of all the values divided by number of the values, या sum of all the observations divided by number of the observations। ये सिंपल एवरेज है जो हम आम तौर पर अपने डेली लाइफ में जो नॉन स्टैटिशियन है या स्टैटिशियन है सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल एवरेज कहलाती है, इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो इसको डिफाइन करने का यही है कि तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है और इनको डिवाइड हमने कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज पे। सिंपल इसका जो फार्मूला है इसको एक्स बार के साथ हम डिनोट करते हैं सैंपल मीन अगर हो तो ये इज इक्वल टू हमारे पास समेशन एक्स ओवर स्मॉल एन आ जाएगा। समेशन एक्स मतलब तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, और अगर यही पॉपुलेशन का हो तो उसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं, उसको सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन लिखते हैं क्योंकि कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज को शो कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास वेटेड एवरेज या वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है। वेटेड अरिथमेटिक मीन में हमारे पास इंपॉर्टेंस, हर वैल्यू की साथ इंपॉर्टेंस गिवन होती है, उस इंपॉर्टेंस के साथ हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है, उसको ऐड किया जाता है और डिवाइडेड बाय टोटल वेट पर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेटेड एवरेज आती है। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार डब्ल्यू के साथ। डब्ल्यू वेट के लिए इस्तेमाल होता है। फार्मूला इसका बनता है समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। अगर इस फार्मूले को देखें तो ये सेम ग्रुप डाटा वाले फार्मूले की तरह वर्क करता है। ग्रुप फार्मूले में हमारे पास मीन होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अगर इस फार्मूले को गौर से देखें तो सिर्फ एफ की जगह पर डब्ल्यू को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास वेटेड मीन बन जाता है, या वेटेड अरिथमेटिक मीन बन जाता है। इसकी ये एग्जांपल है एक्सपेंडिचर्स, और हर एक के आगे वेट्स गिवन है। एक्सपेंडिचर्स में हमारे पास फूड है, रेंट है, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट और अदर आइटम्स हैं। इनके साथ ही वेट्स गिवन है 7.5 to 1.5 एंड सो ऑन। तो इसकी कैलकुलेशंस के लिए हमें एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सपेंडिचर्स को एक्स और वेट्स को डब्ल्यू के साथ डिनोट करते हैं तो एक्स डब्ल्यू हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को, फिर उसका सम करेंगे और वेट का सम करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है तो आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज जो है किसी भी चीज की, जब हम स्टेप्स में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अंदर से काफी एमसीक्यूज आ जाते हैं, चाहे मीन की प्रॉपर्टीज हों, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज हों, आगे हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हम पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशंस पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज हों। तो प्रॉपर्टीज जितनी भी इसके अंदर हमारे पास बुक 1 में ज्यादा आती हैं तो इनको अच्छे तरीके से आपने करना है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो मीन की प्रॉपर्टीज या अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या है? फॉर अ सेट ऑफ डाटा द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x फ्रॉम देयर मीन x बार टेकन विद देयर प्रॉपर साइन इज इक्वल टू 0। यानी जब हम मीन निकाल लेते हैं और हर वैल्यू में से उस मीन का डेविएशन करते हैं यानी उसको माइनस करते हैं
और एंड पे जो हमारे पास आंसर्स आते हैं और उसको ऐड कर लें तो वो 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द एक्स आई फ्रॉम द मीन एक्स बार इज मिनिमम, यानी अगर हम वो जो डेविएशन आए थे x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर कर दें और फिर इसका सम करें तो वो मिनिमम होंगे अगर हम x बार के अलावा किसी भी और फिगर के साथ उसको डेविएट करके सम करके उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे विद एनी आर्बिट्रेरी नंबर तो वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर हम एक्स बार को माइनस करके स्क्वायर करें और फिर सम करें। तो उसके बाद इसका कंबाइन मीन या ओवरऑल मीन को कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप्स का अलग-अलग मीन हमारे पास मौजूद है, तो उनका अगर कंबाइन मीन हम फाइंड करना चाहें तो ये उसका फार्मूला है कि पहला ग्रुप n1 x बार 1 यानी पहले ग्रुप का साइज और उसका मीन प्लस दूसरा ग्रुप और उसका मीन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सो ऑन आखिरी ग्रुप और उसका मीन डिवाइडेड बाय हम करेंगे तमाम के सैंपल साइजेस को सम करके। तो ये बनेगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 सो ऑन n के x बार के डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन n के तक। इसको हम कहते हैं कंबाइन मीन या टोटल मीन, डिफरेंट ग्रुप्स का जब हमने फाइंड करना हो। इफ yi is equal to axi plus b where a and b are any two numbers and a not is equal to 0, a not is equal to 0 इसलिए कहा है कि अगर हम x के साथ एक 0 है उसको करेंगे तो वो तो वैसे उसको 0 कर देगा, इसलिए a not is equal to 0 हो तो हम इसका मीन फाइंड करेंगे y का, तो वो कैसे होगा, यानी इसमें वो कह रहा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो y का मीन जो होगा वो इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट ही रहता है, x बार इस पे अप्लाई हो जाएगा वेरिएबल पे प्लस b का भी कांस्टेंट ही रहता है, तो y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस b इसका y का मीन हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज। आगे उन्होंने एक एग्जांपल दी है, कंबाइन मीन या ओवरऑल मीन फाइंड किया गया है। 3 ग्रुप्स थे हमारे पास ए बी सी और नंबर ऑफ बॉयज उसके n1 n2 और n3 गिवन है और मीन उनकी गिवन है 62 58 61 मीन हाइट गिवन है। तो इसका कंबाइन ओवरऑल मीन फाइंड करना है, तो जैसे हमने वेटेड मीन को कैलकुलेट किया था इसको भी उसी फार्मूले के साथ उसी तरीके से कर सकते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 62 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 58 प्लस 43 मल्टीप्लाई बाय 61 करेंगे और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज के सम पे। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। ग्रुप डाटा का मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की पहचान क्या है। ग्रुप डाटा के अंदर जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा बगैर फ्रीक्वेंसी के होगा, जब उसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हम ले आएंगे तो वो ग्रुप डाटा बन जाता है। तो ग्रुप डाटा के अंदर फार्मूला के अंदर हमारे पास ये हमने स्टार्ट में भी इसको डिफाइन किया है कि फार्मूला के अंदर f आ जाता है, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का मीन बन जाएगा। बाज़ औक़ात ग्रुप डाटा के अंदर भी मीन को उन्होंने इस तरह लिखा होता है समेशन fx ओवर n, तो ये n आपने ग्रुप डाटा में कंसीडर कर लेना होता है कि ये समेशन f के ही इक्वल है।
ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। मैं जस्ट तेजी से ये बता देता हूं कि पहले उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी, पहले क्लास लिमिट्स है, फिर फ्रीक्वेंसीज हैं, सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, सॉरी, और फिर फ्रीक्वेंसीज हैं, मीन वेट ऑफ ईच क्लास गिवन है, एफ एक्स बार गिवन है, और मिड पॉइंट्स, उसके बाद एफ ऑफ एक्स आई, ये फार्मूला जो है वो बनाने के लिए उन्होंने लास्ट कॉलम बनाया है। Calculate the mean weight of apples from the data given in example 2.2। एग्जाम्पल उन्होंने पीछे से लिया है दूसरे चैप्टर से, वहां से डाटा आया है, इस डाटा के अंदर उन्होंने वैल्यूज पुट करके मीन को फाइंड किया है। ग्रुप फार्मूले से और अनग्रुप दोनों के साथ इसको किया गया है। उसके बाद मेन जो हमारे पास है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सर ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए कि ओरिजिन चेंज किस चीज को कहते हैं और स्केल किस चीज को कहते हैं। ओरिजिन का ताल्लुक प्लस या माइनस के साथ है, कि अगर हम डाटा की हर वैल्यू में से कोई चीज कांस्टेंट प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसका ओरिजिन चेंज कर रहे होते हैं। और स्केल का मतलब यह है कि अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम स्केल में चेंज कर रहे होते हैं। तो हम ओरिजिन और स्केल चेंज करके भी मीन निकालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर जो है सेम आएगा। तो ओरिजिन और स्केल के थ्रू ये हम करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास डाटा की वैल्यूज लार्ज होती हैं, मैग्नीट्यूड के लिहाज से वो बड़ी होती हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड कम करने के लिए हम उसमें हर वैल्यू में से कुछ माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ताकि अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो इजीली कंप्यूट हो जाए। ये इसका बेनिफिट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को शार्ट कर लेते हैं, यानी एक्स वेरिएबल में से कोई एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हम माइनस करते हैं जो उसी डाटा में से हो तो ज्यादा बेहतर होती है, और डिवाइडेड बाय हम इंटरवल, जो कॉमन इंटरवल हो उस पर डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम यू आई कहेंगे। और फिर इसका फार्मूला हमारे पास मीन का वो बन जाएगा यू आई के तहत। ये उन्होंने आगे कंप्यूट किया हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू होगा ए प्लस एच यू बार। यू बार का आप क्या करोगे, अलहदा से जो भी यू हमारे पास आएगा उसका यू बार कैलकुलेट करने के लिए सिंपल जैसे एक्स बार हमने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे और एच के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो प्लस कर देंगे सिंगल वैल्यू। तो इसको आपने देख लेना, ये वेरी सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आता है। अरिथमेटिक मीन में हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, वेटेड मीन पढ़ा है और थ्रू ग्रुप डाटा पढ़ा है। उसके बाद हमने कोडिंग मेथड वाला पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आमतौर पर इसको कहते हैं nth पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और जितनी वैल्यूज होती हैं उतना हमने nth
रूट ले लेना होता है। 2 वैल्यू होंगी तो स्क्वायर रूट आएगा, 3 वैल्यू होंगी तो क्यूब रूट आएगा, n वैल्यू होंगी तो nth रूट आ जाएगा। ये फार्मूला है बगैर लॉग के, एंटी लॉग के, क्योंकि कैलकुलेटर में जब हम इसको करते हैं x1 x2 xn यानी जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं तो कैलकुलेटर पे बहुत बड़ी फिगर बन जाती है जो अनडिफाइंड कर देती है अगर ज्यादा वैल्यूज हो। तो उससे बचने के लिए फिर इसका एक और फार्मूला है जिसको हम एंटी लॉग वाला फार्मूला कहते हैं। दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ये वैल्यूज हैं, अगर x1 मल्टीप्लाई बाय x2 सो ऑन xn है तो इसका हम nth रूट फाइंड कर लें। nth रूट का मतलब यही होता है कि x1 मल्टीप्लाई बाय x2 सो ऑन xn, इसकी पावर अगर n करनी हो तो वो 1 बाय n कर देते हैं। इसको इस तरह सॉल्व करके हम ब्रैकेट निकाल सकते हैं अगर वैल्यूज थोड़ी सी हों। अगर वैल्यूज बड़ी हों और ज्यादा हों तो फिर हम इस पे ज्योमेट्रिक मीन पे फार्मूला लगाते हैं एंटी लॉग वाला। ये फार्मूला है हमारे पास एंटी लॉग 1/n समेशन लॉग xi। इसकी कैलकुलेशन का मेथड ये होगा कि आप हर वैल्यू का पहले लॉग ले लोगे और जो लॉग आया हुआ है उसका सम करके n पे डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लेना है। अगर डाटा ग्रुप है तो log x की बजाय समेशन f log x हम कर लेंगे और 1/n की बजाय 1 समेशन f आ जाएगा। ये देखें, ये 1/n को आपने 1 समेशन f ही कंसीडर करना है और समेशन f log x ये ग्रुप डाटा के लिए हो जाएगा। ये आगे एग्जांपल उन्होंने इस फॉर्म में भी की हुई है और ग्रुप डाटा वाले फॉर्म में भी की हुई है। उसके बाद है हमारे पास द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो है इसका फार्मूला याद करने से पहले इसकी डेफिनेशन को देखें। फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाता है। हर चीज की डेफिनेशन आप याद रखें सिंपल वर्ड्स में तो फार्मूला जो है वो खुद बन जाता है। जैसे हमने मीन का फार्मूला क्या था कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल फार्मूला क्या था कि nth प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन विद nth रूट। और हार्मोनिक मीन क्या है, इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज। यानी पहले तमाम वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना है फिर उसके मीन का रेसिप्रोकल लेना है, वो हमारे पास बन जाएगा हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन ये डिफाइन कैसे होता है, HM इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1/x। यानी ये एक्चुअली मीन का रेसिप्रोकल हो गया है। अगर ये मीन होता तो वो क्या होता, समेशन 1/x ओवर n, यानी ये रेसिप्रोकल का सिंपल मीन है। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ये बन जाएगा हार्मोनिक मीन। तो n इज इक्वल n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x जो है ये हमारे पास हार्मोनिक मीन हो जाएगा। और अगर ये ग्रुप डाटा होगा तो n की बजाय हम समेशन f लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x कर देंगे तो ये ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखें कि जब भी हम
स्पीड की एवरेज फाइंड करेंगे तो वहां पर हार्मोनिक मीन को ही यूज करना है। रेट्स रेशो वगैरह होंगी तो वहां पर हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। रेट्स और रेशो में हार्मोनिक मीन भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ज्योमेट्रिक मीन यूज होते हैं। डाटा के अंदर अगर 0 आ जाए तो ना हमारे पास हार्मोनिक मीन और ना ही ज्योमेट्रिक मीन, दोनों कैलकुलेट नहीं हो सकते। अगर डाटा के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये आगे इनकी कैलकुलेशंस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास मीडियन। अच्छा, पहले हमने जो पढ़ी है मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, उनकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो तमाम ऑब्जर्वेशन जो है वो कंसीडर की जाती हैं कैलकुलेशन करते हुए, यानी हर ऑब्जर्वेशन उसकी कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है। लेकिन जब हम मीडियन करते हैं तो इसके अंदर ये तमाम वैल्यूज की बेस पर कैलकुलेशन इसकी नहीं होती। और हार्मोनिक मीन में एक ये भी पूछा जाता है कि हार्मोनिक मीन जितनी छोटी वैल्यू होगी उसकी वेटेज ज्यादा होगी कैलकुलेशन में, यानी उसके आंसर में उसकी वेटेज जो है वो ज्यादा होगी जितनी वैल्यू कम होगी या छोटी होगी। ये भी अक्सर उसमें एमसीक्यू में पूछा होता है। उसके बाद मीडियन है। द मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू which divide data set that have been ordered into two equal parts। अच्छा, इसकी कैलकुलेशंस करते हुए सबसे पहले आपने डाटा को किसी ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग में लिखें या डिसेंडिंग में लिखें, किसी भी ऑर्डर में पहले डाटा को करना है और फिर हमने उसकी मिडल वाली वैल्यू जो है उसको लेना है, वो मीडियन कहलाती है। तो मीडियन करता क्या है, ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अच्छा, अब हम कुछ चीजें इकट्ठी पढ़ेंगे। मीडियन और क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, इनको इकट्ठा लेके चलते हैं। मीडियन क्या करता है, डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिसाइल्स क्या करते हैं, ये डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और परसेंटाइल्स परसेंट से है, ये डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आप देखें, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे। सपोज ये एक रस्सी है, इसके हमने 2 टुकड़े करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक निशान से यानी उसको काटना पड़ेगा, तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। क्वार्टाइल्स में आते हैं, ये एक रस्सी है, इसके 4 टुकड़े हमने करने हैं, 1, 2 और 3, यानी 3 जगह से इसको हम काटेंगे तो इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह डिसाइल है, तो इसके 9 हमें बनाना पड़ेंगे, 9 जगह से इसको काटेंगे तो इसके 10 हिस्से हो जाएंगे। और परसेंटाइल्स में हम इसके 99 हिस्सों से काटेंगे तो उसके 100 पार्ट्स हो जाएंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दरकार होती है,
मीडियन उसको हम कहते हैं। क्वार्टाइल्स करने के लिए हमें 3 जगह से काटना पड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। डिसाइल्स में जब हम आते हैं तो ये D1 से लेकर D9 यानी डिसाइल 1, डिसाइल 2 से लेकर D9, डिसाइल 9 तक हमें ये 9 वैल्यूज कैलकुलेट करना होती हैं। परसेंटाइल्स में आ जाएं तो ये P1 से होता हुआ P99 तक, P99 तक जो है हम करेंगे, तो ये परसेंटाइल्स हमारे पास हैं। अब इनके कुछ रिलेशनशिप होते हैं, पहले वो भी हम देख लेते हैं। मीडियन जो है और Q2 और D5 और P50 ये बराबर होते हैं। मीडियन, Q2, D5 और P50 ये आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि मीडियन 2 इक्वल पार्ट में, Q2 भी इसके मिड में आएगा, एक पार्ट इधर, एक पार्ट लेफ्ट, एक राइट। D5 भी सेम इसी तरह होगा और P20 जो है ये भी इसी तरह होगा। उसके बाद हमारे पास आता है Q1 इक्वल टू होगा P25 के, और Q3 जो है ये इक्वल होगा P75 के। ये चीजें याद रखनी है आपने। आगे हम आते हैं इनकी कैलकुलेशंस पे कि इनको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेशंस पे पहले मीडियन को देखते हैं। मीडियन हमने कहा था कि ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम इसके लिए n/2 करते हैं। n/2 जब हम करेंगे और वो आ जाए इंटीजर, अगर वो इंटीजर आएगा तो फिर n/2 + 1 हम करते हैं। इवन और ऑड का चक्कर भी होता है यहाँ पर, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी तो एक तो सिंपल मेथड होगा कि हाफ वैल्यू आप एक साइड से छोड़ दें, हाफ वैल्यू एक साइड पे छोड़ दें, और जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। उसको करने का तरीका ये होगा कि n+1/2 वैल्यू उसको हम कहते हैं, n+1/2 वैल्यू। फॉर एग्जांपल डाटा के अंदर हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशंस थी, तो हम क्या करेंगे, 9 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 5th वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये 5th वैल्यू डाटा को अरेंज करने के बाद हम लेंगे, काउंट करेंगे कि 5वें नंबर पे कौन सी उसकी वैल्यू आ रही है। अगर इवन नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज 9 की बजाय 10 हो जाती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका जो रफ मेथड है, छोटी वैल्यूज हों बगैर फार्मूले के अगर उसको करना हो तो आप क्या करें, दरमियान में 2 वैल्यूज छोड़नी है, हाफ इधर और हाफ इधर कर देनी है। जो दरमियानी 2 होंगी उनका आपने सिंपल एवरेज निकाल लेनी है, वो मीडियन कहलाता है। लेकिन बाय फार्मूला अगर हमने करना हो तो हम करते हैं n/2 वैल्यू प्लस
n प्लस 2/2 वैल्यू और इन तमाम वैल्यू का 1/2, यानी जो अगर हमारे पास ये इवन नंबर थे, यानी 10